नमस्कार। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण कदम यह होना चाहिए कि कैसे हम अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि सफलता और विकास सही मायनों में उसे कहा जाएगा कि आज हम जहां हैं, हमारा भविष्य कल उससे अधिक समृद्ध हो। अंडमान निकोबार द्वीप प्रशासन द्वारा सभी विभागों में जन कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। डिजिटलाइजेशन हो रहा है ताकि जन जन का जीवन सरल और सुखद बन सके। आज के द्वीप विकास और प्रशासन कार्यक्रम में बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाएं, उनमें हो रहे गतिविधियों के बारे में हम जानकारी देंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं प्रशासन में विद्युत सचिव सुश्री रंजना देशवाल। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि दक्षिण अंडमान में बिजली की उत्पादन और बिजली की जो खपत होती है उसकी क्या स्थिति है। आपको ज्ञात होगा कि अंडमान में 1932 में भी बिजली का उत्पाद ब्रिटिश ने किया स्टीम टरबाइन के द्वारा रॉस आइलैंड में। उसके बाद 1945 में जापानीज ने इसको एबरडीन बाजार में लेकर आ गए और 50-50 किलोवाट के 2 डीजल जनरेशन सेट स्टीम टरबाइन चलाए। उसके बाद आज़ादी के बाद यहाँ पर 550 किलोवाट का सबसे पहला रिन्यूएबल एनर्जी से चलाने वाला हमारा टरबाइन बना, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल चाठम सॉमिल से लाया जाता था। अभी आज की हमारी कैपेसिटी है इंस्टॉल्ड 117 मेगावाट, जबकि हमारी डिमांड 61 मेगावाट है। और अन्य 2 जिले मैम जो नॉर्थ और मिडिल है, वहाँ पर क्या स्थिति है? नॉर्थ और मिडिल अंडमान में 10.5 मेगावाट की खपत होती है और ये 5.25 मेगावाट हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है कैलपोंग में, वहाँ से हमें बिजली मिलती है। उसके अलावा पानीघाट, बाराटांग, रंगत, सीतापुर में डीजी सेट्स हैं। इससे हमारी पूरी खपत हो जाती है और कोई लोड शेडिंग की वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती। और निकोबार डिस्ट्रिक्ट में 4.25 मेगावाट की रिक्वायरमेंट है और सभी 7 आइलैंड्स में हमारे यहाँ डीजी सेट हैं और उनसे पूरा बिजली हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। जी मैम, ये कहा गया था कि अगस्त 2023 तक बिजली की जो खपत है उसमें पूर्ति की जाएगी। तब भी आगे जाकर ये देखा गया है कि बाधाएं आई हैं। ये जो बाधाएं उत्पन्न हुई है, इनका क्या मुख्य कारण है? इस बार देखा गया और पिछले साल भी कि गर्मियों में हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो पोर्ट ब्लेयर और साउथ अंडमान एरिया में 45 मेगावाट तक चली जाती है, जबकि अभी हमारा यहाँ प्रोडक्शन सिर्फ 32 मेगावाट का था। तो समय समय पर मुख्य सचिव ने इनफैक्ट हर हफ्ते मीटिंग्स ले के पहले तो कहाँ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना था, उसके बाद उसका क्या सल्यूशन निकलेगा वो इन बैठकों द्वारा सल्यूशन निकाले गए और उसमें ये निर्णय लिया गया कि हमें 15 मेगावाट तो अभी के लिए ऑगमेंट करना पड़ेगा सिस्टम और 15 मेगावाट आने वाले समय के लिए। जी। तो इसमें 10 मेगावाट का जो आप कह रही हैं कि वो तुरंत हमने बताया था कि अगस्त में आ जाएगा, उसमें अभी बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये हुआ कि जो सबमर्ज्ड लाइंस केबल्स होते हैं उनका टेस्टिंग बेंचमार्क पोटेंशियल तक नहीं हो पाया और इसमें रिक्वायरमेंट होता है कि पावर एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से हमें एक्सप्लोजिव लाइसेंस लेना होता है और फिर एग्रीमेंट को कमीशन से हमें अप्रूव कराना पड़ता है, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये सब जो भी रिक्वायरमेंट्स थी करते करते अभी मुझे खुशी हो रही है बताने में कि ये हम शुरू कर पाए हैं अभी 10 मेगावाट। पिछले हफ्ते से बैम्बू फ्लैट में 10 मेगावाट का पावर प्लांट हमारा शुरू हो गया है। तो इस समय बिजली की कोई समस्या नहीं है अभी। और 5 मेगावाट का अभी और पावर प्लांट एक बैम्बू फ्लैट में ही 30 नवंबर तक आ जाएगा। जी, जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, आबादी बढ़ रही है, ऐसे में क्या है बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है और इसके लिए प्राइवेट पार्टिसिपेंट का सहयोग लेना क्या सही सलाह होगी? देखिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन तो हर जगह उसके बिना काम नहीं चलता है और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी बीइंग द लाइफलाइन
यहाँ पर भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन अभी भी हो रही है, क्योंकि हमारे कुछ पावर प्लांट्स प्राइवेट हायरिंग पावर प्लांट्स हैं, और आगे भी इसमें ये निर्णय लिया गया है कि पूरे पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज किया जाए, जिससे रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है और इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी भी आती है। आपकी इस तरह की आउटेजेस जो अभी दिखाई दे रही हैं वो नहीं होगी। जी, सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली की पूर्ति करना क्या एक आगे चलकर या अभी के समय में एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है? आपको बताएं कि अभी भी 40% जो हमारी पावर है सोलर से आ रही है इस समय पोर्ट ब्लेयर में जी। 29 मेगावाट सोलर पावर प्लांट से हमें बिजली मिलती है। आगे भी जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, उसका प्लान अप्रूव किया है 12 दिसंबर को। उसमें हम 100 मेगावाट सोलर पावर प्लांट शुरू करेंगे और 316 मेगावाट पावर के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इस्टेब्लिश करेंगे। तो इसमें 40 मेगावाट फर्स्ट स्टेज में यहीं मीठाखारी और मंगलूटान में हमारे पावर प्लांट सेटअप होंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को नॉमिनेट किया है, वो हमारे लिए इसको इस्टेब्लिश करेंगे। आज के समय में जो उपभोक्ता हैं, जो बिजली की खपत जो ज़्यादा करते हैं, या फिर व्यवसायीकरण की बात करें तो वो सभी क्या सोलर पैनल की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे में सरकार की ओर से जो उपभोक्ता हैं उन्हें किस तरह की सब्सिडी दी जाएगी, और जो व्यवसायीकरण से जुड़े लोग हैं उनकी सब्सिडी क्या होगी? ये अभी एक नया स्कीम आया है जिसमें कि 5.5 मेगावाट हम सोलर पावर प्लांट से रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर में सोलर पावर प्रोड्यूस करेंगे। ये बहुत अच्छा होगा हमारे पूरे यूटी के लिए, बिकॉज इससे एक तो क्लीन पावर मिलेगा, तो आपका वातावरण का भी संरक्षण होता है, हमारी ब्यूटिफिकेशन जो आइलैंड्स की है वो बनी रहेगी जी। और पब्लिक को इसमें ये फ़ायदा है, ये हमने काफ़ी एडवर्टाइज भी किया है और आज भी इस माध्यम से मैं करना चाहूँगी कि लोग सोलर पैनल को अडॉप्ट करें, क्योंकि इसमें 40% पर मंथ आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में आपको बचत होती है, और इसका जेस्टेशन पीरियड 12 साल में आपको पे बैक मिल जाता है जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, और 25 साल की सोलर पैनल्स की वारंटी होता है। सो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। बिजली की मांग की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे जो लॉन्ग टर्म जो योजनाएं हैं या शॉर्ट टर्म योजनाएं जिससे उपभोक्ताओं को लाभ हो, वो क्या क्या है मैम? शॉर्ट टर्म में तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमें कुछ 5 से 7 मेगावाट का गैप रहता है प्रोडक्शन में और सप्लाई में। ज़्यादातर हमारी गर्मियों के मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लोग गर्मी भी ज़्यादा होती है तो एसी इस तरह इत्यादि उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। तो शॉर्ट टर्म में हमने जैसे आपको बताया कि 15 मेगावाट तो हम अभी ऑगमेंट कर रहे हैं, जो 30 नवंबर तक हो जाएगा, और 10 मेगावाट और 5 मेगावाट के पावर प्लांट्स के लिए टेंडर अभी प्रोसेस में है, जो कि हम मई 2024 तक कर पाएंगे। तो इससे हमारा जो गैप है करंट वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में अभी आपको पहले भी बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी एक्शन प्लान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अप्रूव किया है। उसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी 127 मेगावाट, विंड पावर 36 मेगावाट और 1 मेगावाट बायोमास, इससे हम प्रोड्यूस कर पाएंगे अपने 3 आइलैंड्स में। सोलर पावर जैसे मैंने बताया आपको कि 40 मेगावाट हम अभी यहीं से प्रोड्यूस करेंगे, मंगलूटान एंड मीठाखारी, और 60 मेगावाट आगे स्टुअर्टगंज से। ये थोड़ा लंबा प्रोजेक्ट है जी। और इसके बाद विंड पावर के लिए अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी से सर्वे चल रहा है। इनिशियली लक्सी और चुकमाची आइलैंड्स में विंड मास्ट लगाए जाएंगे और लिडार का सर्वे होगा। उसके बाद हम ये कर पाएंगे कि विंड एनर्जी भी प्रोड्यूस करेंगे आइलैंड में जी। बायोमास के लिए 1 मेगावाट का ऐसा आइडेंटिफिकेशन हुआ है कि हट बे में जो भी हमारा कोपरा का वेस्ट निकलता है उससे हम बायोमास प्रोड्यूस कर पाएंगे, और उसी से 1 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। अभी और भी खुशी की बात है कि
मई में मिनिस्टर ऑफ पावर ने एक मीटिंग लिया था, जिसमें कि सभी यूटीज़ के लिए मीटिंग था, लेकिन अंडमान्स के लिए ये डिसाइड हुआ कि जो नेशनल ग्रिड से हमको हाई वोल्टेज डायरेक्ट केबल लिंक मिलेगा, अंडर सी केबल डाला जाएगा मेनलैंड से लेके और पोर्ट ब्लेयर तक। हमने रिक्वेस्ट किया था कि हमें ये निकोबार और ग्रेट निकोबार में भी इसको एक्सटेंड किया जाए, तो वो भी नेक्स्ट मीटिंग में ये उन्होंने मान लिया। और अब ऐसा है कि 250 मेगावाट पावर की हाई वोल्टेज डायरेक्ट केबल लाइंस अंडर सी केबल नेशनल ग्रिड से कनेक्टेड आएगा हमारे पास। तो ये तो बिल्कुल ही समस्या हमारी यूटी की समाधान हो जाएगा, और इससे हमेशा बिजली मिलेगी और टूरिज्म सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा और यूटी का पूरा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फ़ायदा होगा। जी, तो मैडम जैसे कि आपने बताया कि टूरिज्म को फ़ायदा होगा, जो योजनाएं जो है बिजली की मांग की पूर्ति के लिए ही बनाए जा रहे हैं, तो आगे जाकर क्या इनके जो टैरिफ है इसमें कुछ बढ़ने के चांसेस हैं? क्योंकि सारा प्रोडक्शन ही डीजल से होता है, जनरेशन मोस्टली, तो डीजल हाइक प्राइस से हमारा टैरिफ में भी हाइक आता है। लेकिन आगे जब ये हम नेशनल ग्रिड से जुड़ जाएंगे तो वहाँ पे बहुत चीप एंड क्लीन एनर्जी मिलती है, तो उससे फिर हमारा टैरिफ उतना बढ़ेगा नहीं। मैडम, हम सोलर रूफटॉप पोर्टल के बारे में सुनते हैं, ये क्या है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। ये जैसे आपको पहले बताया कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल सेक्टर के लिए सोलर रूफटॉप का एक स्कीम है, जिसमें हमने टेंडर करके 3 वेंडर्स को एम्पैनल किया है। तो पोर्टल में जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको किस वेंडर से अपने यहाँ रूफटॉप लगवाना है, और इस पोर्टल में ही आप रजिस्टर करेंगे, अपनी डिमांड और कॉस्ट बताएंगे, और उससे जो गवर्नमेंट से 20% सब्सिडी मिलती है आपको ऑन द बेंचमार्क कॉस्ट, वो मिलेगी आपको। सो वो रजिस्टर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की वेबसाइट में इस पोर्टल का भी हमने बताया है। जी जी। सरकारी प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में बिजली की खपत को कम करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? ये एक बेसिकली जुडिशियस यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सभी को करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग जिसको कहते हैं। इससे क्या होगा, एक तो आपका बिल कम आएगा, दूसरा लोड कम पड़ेगा पूरे ग्रिड पे, और तीसरा ये कि आप पर्यावरण का संरक्षण करते हैं जब आप कम बिजली। तो इसमें यह है कि जितना काम आपका ज्यादा सूर्य की रोशनी में हो सके उतना कीजिए। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हमने एडवाइजरी डिपार्टमेंट के लिए भी इशू की है और जनरल पब्लिक के लिए भी इशू करते हैं जब हमारी खपत ज्यादा बढ़ने लगती है। तो इसमें यही कहा जाता है कि जितना हो सके सोलर वाटर हीटर यूज कीजिए, एसी का अपना टेम्परेचर 24-25 ही रखिए, क्योंकि उससे फिर बिजली की खपत कम होती है, एंड दैट इज गुड एम्बिएंट टेम्परेचर। और सोलर पंप्स यूज करें एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, एलईडी बल्ब्स यूज कीजिए, चार्जर को अनप्लग कीजिए। छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे, और जहां बिजली आपको नहीं चाहिए वहां उसको स्विच ऑफ करके रखिए। जी, मतलब कई तरह के विकल्प है कि हम बिजली का इस्तेमाल सावधानी से कर सकते हैं, समझदारी से कर सकते हैं, जिससे बिजली भी बचेगी और पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। तो मैडम, अब ये जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन सेवाएं जो बिजली विभाग की तरफ से दी जा रही हैं वो क्या हैं? बिजली विभाग में कोई भी नया कनेक्शन अप्लाई करते हैं तो वो ऑनलाइन होता है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं है, सभी घर बैठे उसको कनेक्शन मिल जाता है। इसी तरह से बिलिंग आपकी ऑनलाइन है और आप उसका पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको एसएमएस से आपका बिल आ जाता है, और कोई भी कंप्लेंट्स है वो भी आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, और उनका निवारण भी फिर आपको ऑनलाइन से मैसेज आ जाएगा कि ये बिजली की आपकी कंप्लेंट को हमने सॉल्व कर दिया है। इसी तरह से अगर आउटेजेस या लोड शेडिंग होते हैं उसको भी एसएमएस द्वारा लोगों को सूचित किया जाता है। जी, क्या हमारे वीवो में इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है? एक जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नॉमिनेटेड है, दैट इज फॉर ऑल यूटीज एज वेल एज गोवा। मैम, समय समय पर बिजली चली जाती है, कुछ कारण मौसम के भी होते हैं, तो आपके अनुसार मैं जानना चाहूँगी कि बिजली जो बार बार जाती है इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं? बिजली के अभी जो इंटरप्शंस हमारे यहाँ हो रहे हैं उसकी कुछ प्रॉब्लम्स, जैसे अगर बहुत तेज स्क्वॉली विंड्स हैं
तो कई बार होता है कि टहनी पेड़ों की उस पे टकरा कर एक जगह से फीडर में फॉल्ट आ जाता है और उसी को फिर वो पूरा ट्रैवल करके पूरे एरिया में से बिजली जाना पड़ती है जी। तो अभी उसके लिए चीफ सेक्रेटरी ने मीटिंग लेकर ये निर्णय लिया था कि हम इसमें टेंडर करके इसको एक रेगुलर प्रूनिंग ऑफ ट्रीज करेंगे, उसका एक शेड्यूल भी बना दिया गया है। उससे क्या होगा, उसको हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टाइम में करें जब लोग अपना काम ना कर रहे हों, क्योंकि उसके लिए वो फिर लाइन को हमें शट डाउन करना पड़ता है। तो एक रेगुलर प्रूनिंग का शेड्यूल बना दिया गया है ताकि ये वाली समस्या से हम निजात पा सकें। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश और क्लाउडी वेदर रहता है, तो उससे क्या है कि जो सोलर पावर हमारी प्रोड्यूस नहीं हो पाती बीच में और उससे फिर इंटरप्शन आता है। तो उसके लिए अभी ये निर्णय लिया गया है कि हम बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एक स्थापित करेंगे जी। उसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने हमको ग्रांट दिया है 51 करोड़ का, जिसमें वो लोग हमारे लिए, इसमें एग्रीमेंट हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जी। तो वो हमें ये स्टोरेज सिस्टम हमारा सेटअप करके देंगे। और एक हम सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी इसी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम 20 मेगावाट का वहाँ से ले रहे हैं। तो ये जो सोलर पावर का इंटरप्शन दिन में होता है, इससे हमें समाधान हो जाएगा जी। मैडम, अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल बना हुआ है मैम, और काफ़ी तरह की मूलभूत सुविधाओं के लिए कई तरह के सुधार किए गए हैं, नई तरह की चीज़ों को उसमें जोड़ा गया है। तो जाहिर सी बात है ऐसे समय में जो बिजली ज़्यादा लगेगी, ऐसे में विद्युत विभाग किस तरह से तैयारी रखता है? अभी आपको बताया शॉर्ट टर्म में भी हमने रिडंडेंसी 15 मेगावाट की प्लान करी है, जो कि मई 2024 तक हमारे सेटअप हो जाएंगे पावर प्लांट्स, एक चाठम में और एक पोतरापुर में। और लॉन्ग टर्म के लिए जैसे मैंने आपको बताया, उससे तो सभी जितनी भी डिमांड हमारी बढ़ती जा रही है, हम उस सब को पूरा कर पाएंगे। जो HVDC केबल, अंडर सी केबल हमारा नेशनल ग्रिड से कनेक्ट होके आएगा। एज यू नो, नेशनल ग्रिड, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ड्रीम था, जो अक्टूबर 21 से पूरा लॉन्च हो चुका है। और इसमें हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं पावर थोड़ा अपनी नेशनल ग्रिड में लेने के लिए, और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल को हम। सो नेशनल ग्रिड, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंक्रोनस ग्रिड्स इन द एंटायर वर्ल्ड। 307 gigawatt of power is being produced. So we are proud to have this, and then we will be linked with this. तो ये हमारे लिए फिर अंडमान का लॉन्ग टर्म में बिल्कुल ही कोई समस्या रहेगा ही नहीं जी। तो मैडम, जो बिजली की बर्बादी होती है, इसे रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? जैसे बताया आपको, ये तो जागरूक खुद ही कंज्यूमर को होना पड़ेगा कि कैसे वो जो उनको बिजली मिल रही है उसकी किस तरह से बचत करें और कैसे उसको अपने विवेक से इस्तेमाल करें। और बीच बीच में हम लोग डिपार्टमेंटली अंडर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत हम कार्यवाही भी करते हैं। उसके लिए हमने ऑफिसर्स को नॉमिनेट किया जी। मैडम, अब ये जानना चाहेंगे कि RDSS जो स्कीम है वो क्या है, और क्या ये द्वीपों में लागू हो रहा है? RDSS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। ये सभी स्टेट्स और यूटीज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में लॉन्च किया था। इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया है और हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 515 करोड़ सैंक्शन किया है अभी। इसमें ऑलरेडी दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना में और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 76,000 स्मार्ट मीटर्स ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है पूरा यूटी में। लेकिन इस RDSS स्कीम के अंदर जो 83,000 कन्वेंशनल मीटर्स हैं, उन सबको स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसका दूसरा कंपोनेंट है कि लॉस रिडक्शन के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उसके लिए हमें टेंडर करना है, और लेकिन उसका सारा फंडिंग ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा। इससे क्या है कि सुचारू रूप से सारी की सारी हमारी बिजली का उत्पादन होगा
जी। और रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, क्वालिटी ऑफ पावर हमें मिलेगी इसमें। और इंटरग्रिड कनेक्शन के लिए भी हमने इसमें रिक्वेस्ट किया है गवर्नमेंट से, तो वो भी हमें इससे लाभ मिलेगा। तो मैम, कार्यक्रम के अंत में आप उपभोक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फिर से उपभोक्ताओं से यही अपील करूंगी कि बिजली सोच समझ के इस्तेमाल करें। इट इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स एज ऑफ नाउ, और उससे उनका अपना ही फ़ायदा है कि एक तो बिजली का बिल कम आएगा, और दूसरा ये है कि अंडमान की इतनी ब्यूटी, जो पर्यावरण है और जो यहाँ का लैंडस्केप है वो ब्यूटीफुल रहे। उसके लिए जितना कम से कम हम ये डीजल पावर का इस्तेमाल करें उतना अच्छा रहेगा। जी, तो मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बिजली विभाग के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ हमें दी, उसके लिए हमारे दूरदर्शन टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी बिजली विभाग द्वारा जन कल्याण की चलाए जाने वाले गतिविधियों के विषय में। इसे हमें एक बात समझना है, बिजली की बचत ही बिजली की बढ़त है। जहाँ जन भागीदारी है वही जन कल्याण है। अब कार्यक्रम का समय हो चला है, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।